हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। मैं हूं राहुल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के टॉप 50 क्वेश्चंस। ये आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेल प्रहरी, एसएससी और जो भी इंडिया की एग्ज़ाम होती है सभी में इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आने वाले जो वीडियोस हम डालते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट में मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक होगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पर जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था वाला देश होता है उसमें जो होता है उत्पादन का जो उत्पादित करता है वो देश, वो कौन तय करता है? उसमें सरकार तय नहीं करती, वो तय करता है बाजार। ठीक है, तो वहाँ पर कौन क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करना है, ठीक है, उसको कितने में बेचना है, उसको कितने में सेल करना है, ठीक है, तो वो देश क्या कहलाता है? पूंजीवादी देश कहलाता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, बाजार तय करता है। ठीक है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि किसी वस्तु को कितना उत्पादित करना है, किसी वस्तु का उसको कितने में बेचना है, ये कौन तय करता है? ये सरकार तय करती है। तो वहाँ पर क्या होती है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? किसी वस्तु को कितने पर कितना उत्पादन करना है, कितने पर बेचना है, ये कौन तय करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये सरकार और बाजार दोनों मिलकर तय करती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है वाला देश है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ को क्या है? उत्पादन करना है, कितने में उसको सेल करना है, तो ये कौन तय करेगा? ये सरकार और बाजार दोनों ही तय करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आया फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था में कृषि और उत्पाद योग दोनों को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। ठीक है, ऑप्शन सी है गरीब और अमीर का अस्तित्व। ऑप्शन डी है छोटे और बड़े उद्योगों का अस्तित्व। मैंने अभी बताया आपको इसमें क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में फ्रेंड्स, इसमें होता है सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। ठीक है, मतलब सरकार तय करेगी और बाजार इसमें तय करता है कि कितना उत्पादन करना है, कितने पर बेचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैश्वीकरण क्या क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ऑप्शन बी है वित्तीय बाजार का एकीकरण, ऑप्शन सी है घरेलू एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक साथ एकीकरण, ऑप्शन डी है अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैश्वीकरण का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी घरेलू एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश की जो उत्पाद है वो हम किसी देश को निर्यात कर सकते हैं या और हम किसी देश से आयात कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं?
इसमें क्या होता है, जो हमारा देश और अदर देश क्या होता है, जुड़ जाते हैं, इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। 1991 में क्या हुआ था, 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ठप हो गई थी। तो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय। तो इन्होंने क्या निर्णय लिया था, इस सरकार ने, जब पूरी तरह अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, तब इन्होंने क्या लागू किया था, इन्होंने लागू किया था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, और अभी वैश्वीकरण की बात। ठीक है, तो उदारीकरण में क्या हुआ, जैसे उदार होना मतलब सरकार क्या है, पहले लाइसेंस देती थी दूसरा कुछ उद्योग खोलने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लाइसेंस को बंद किया। ठीक है, इस प्रकार ये उदारीकरण कहलाई। छोटे मोटे धंधों को उन्होंने लाइसेंस, वहाँ पर पहले लाइसेंस होता था, अब लाइसेंस वाला काम बंद कर दिया गया था 1991 में, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधरी। दूसरा क्या किया, उन्होंने निजीकरण किया। बहुत सारे जो वर्ग होते थे, उद्योग होते थे, वो सरकार के हाथों में थे, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, निजीकरण मतलब कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो ये निजीकरण कहलाया। और वैश्वीकरण तो मैंने आपको बताया। वैश्वीकरण में क्या हुआ था, पहले कोई भी आयात और निर्यात नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ था, तो आपको पता है अंग्रेज़ों ने कितना लूटा था। लेकिन 1990 के दशक में, 1991 में यह हमको करना पड़ा वैश्वीकरण। मतलब एक देश से, भारतीय जो देश है वो दूसरे देशों के साथ में आयात और निर्यात कर सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। ऑप्शन ए है काम करने की इच्छुक होना और काम न मिलना। ऑप्शन बी है प्रत्येक वर्ष भर प्रत्येक दिन काम मिलना। ऑप्शन सी है विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना अपर्याप्त होना। और ऑप्शन डी है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, इसका आंसर डी होगा, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कृषि कार्य का। ठीक है, कृषि कार्य में क्या होता है, एक किसान है, उसके 3 बच्चे हैं, उसकी बीवी है। ठीक है, एक किसान कोई काम करता है, उसकी वाइफ भी इसको हाथ बटाती है, उसके बच्चे भी इसको हाथ बटाते हैं, लेकिन उसको इतना फ़ायदा नहीं होता कि वो आवश्यकता से अधिक उसको धन मिले। ठीक है, मतलब वो इतना कमाता है कि वो कुछ 1-2 लोगों का ही धन जुटा पाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये बाकी लोग हैं, इनके लिए वह धन नहीं जुटा पाता। ठीक है, मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि एक काम के लिए, छोटे से काम के लिए जहाँ 2 लोग की ज़रूरत होती है मात्र, वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग, मतलब 4-5 लोग, 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, इससे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब जहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत हो वहाँ पर 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हानि हो रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, जहाँ 2 लोगों को अच्छा रोजगार मिल जाता है वहाँ 10 लोगों के बीच में बढ़ जाता है वो, तो उसे कहते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य मतलब छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत की सकल राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी है उद्योग क्षेत्र और ऑप्शन डी है व्यापार क्षेत्र। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र। ठीक है, अभी क्या है, भारत की सकल राष्ट्रीय आय का स्रोत है, जब भारत में क्या था, कृषि क्षेत्र पर डिपेंड था। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत था, लेकिन वर्तमान में क्या है, सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर सी। राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना सन 1951 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 को हुई थी। ठीक है, वर्तमान में क्या चल रहा है, नीति आयोग। नीति आयोग कब से स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है CN राव, ऑप्शन सी है गॉडगिल, ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है इसने किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये आंसर होगा। और कब किया था? 1867-68 में इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और बताया था उस समय जो राष्ट्रीय आय थी प्रति व्यक्ति वो कितनी थी, 20 रुपये थी। ठीक है, वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 21,000 समथिंग, अभी बढ़ भी सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किस में भाग दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है देश की कुल जनसंख्या से, ऑप्शन बी है कुल कार्यशील जनसंख्या से, ऑप्शन सी है देश के क्षेत्रफल से, ऑप्शन डी है प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा देश के कुल जनसंख्या से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। समझते हैं हम एक बार फिर से। ठीक है, क्या क्या होता है, GDP, GNP, NNP, राष्ट्रीय आय। तो पहले हम बात करते हैं GDP की। ठीक है, GDP क्या होता है दोस्तों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा देश है भारत, ठीक है, ये भारत देश है, तो इसके अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, जैसे विदेशी लोग भी यहाँ पर आके काम करते हैं इंडिया पर। ठीक है, मतलब पूरे देश के एरिया पर, कुल क्षेत्रफल पर जो भी उत्पादन किया जाता है उस वस्तु का और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम GDP कहते हैं। मतलब कहाँ पर काम किया जाना चाहिए, ये सिर्फ इंडिया में ही, चाहे वो विदेशी भी नागरिक क्यों ना हो। ठीक है, वो जो उत्पादन करता है उस वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य का योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP कहते हैं। समझ आया फ्रेंड्स? मतलब अपने एरिया में करना चाहिए, अपने इंडिया के जितना भी एरिया है उस पर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। ठीक है, अब GNP की बात करें
ये हो गया आपका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसमें जितना याद, जीडीपी जो है हमने ज्ञात कर लिए। अगर इसमें कुछ घाटा हो जाता है, मान लो जैसे हमने एक साइकिल ली, साइकिल लेने के बाद में क्या हुआ, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बार बार उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसे क्या करते हैं, डिप्रेसिएशन मतलब हॉस कहते हैं, उसको घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एनडीपी प्राप्त हो जाता है। समझा है फ्रेंड्स। किसी भी कोई भी चीज़ में अगर हानि हो जाती है, किसी भी चीज़ को लिए हमने, तो क्या कराता है, एनडीपी कराता है, उसमें से घटा देते हैं हॉस को। ये हो गया आपका जीडीपी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीएनपी की। ये हमारा देश है, समझ लो, ठीक है। ये भारत देश है, हम जीएनपी की बात कर रहे हैं। जीएनपी में क्या होता है, हमारे भारत का व्यक्ति चाहे वो कहाँ पर कहीं पर भी हो, ठीक है, वो अगर उत्पादन करता है किसी वस्तु और सेवा का, तो उसका मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है, ठीक है। इसमें अगर भारत में कोई विदेशी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको घटा देते हैं, ठीक है। अगर बाहर का व्यक्ति, किसी देश का व्यक्ति कमा के ला रहा है और भारत में भेज रहा है, तो उसको जोड़ देते हैं। समझ आया दोस्तों। जीडीपी में क्या हो रहा था, उसमें भारत के अंतर्गत जितने भी आते हैं, विदेशी नागरिक भी रहे कमा रहे हैं, तो उसका जो उत्पादन, वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता था। लेकिन जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में ये हो रहा है कि जो विदेशी नागरिक हमें भेज रहा है उसको ऐड करेंगे, और हमारे जो देश में विदेशी नागरिक जो काम कर रहा है, अपने देश में पैसा ले जा रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो घाटा हो जाता है, हॉस हो जाता है, मैंने अभी बताया, जैसे हमने कोई गाड़ी खरीदे, अगर उसको रिपेयरिंग करने में कुछ पैसा चले गया, लॉस हो गया, तो इसको घटा देते हैं, ठीक है। जीएनपी में से हास कर देते हैं, डिप्रेसिएशन मतलब घटा देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, एनएनपी। अब एनएनपी प्राप्त हुआ, ठीक है। एनएनपी में से हम अब हमारे देश की कुल जनसंख्या है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। जनसंख्या को घटा देते हैं तो हमें अब क्या प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। समझ आया दोस्तों, क्या प्राप्त हो जाती है, राष्ट्रीय आय, जो हमने अभी क्वेश्चन किए, ठीक है। एनएनपी जो हमने समझा है मैंने अभी, एनएनपी में से जनसंख्या को घटा देते हैं तो हमारे जो राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। समझ आया दोस्तों, आया होगा तो जल्दी से आप लाइक कीजिए वीडियो के, और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी है मुद्रा अस्फीति, ऑप्शन सी है रिसेशन, ऑप्शन डी है एमोर्टाइजेशन, ठीक है। ये मुद्रा अस्फीति है, ठीक है फ्रेंड्स, मुद्रा अस्फीति है ना, वो मुद्रा और स्फीति नहीं है, मुद्रा अस्फीति है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, मुद्रा गिर जाती है और वस्तु बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत, तो ये क्या कहलाता है, मुद्रा स्फीति कहलाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब कोई सामान है, ठीक है, किसी वस्तु का अगर कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, और कीमत बढ़ गई तो क्या होगा, हमारा जो डॉलर है, रुपया है, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है, मतलब बहुत सारा पैसा देना पड़ता है हमको, तो वहाँ पर क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है। और मुद्रास्फीति क्या, मुद्रा अस्फीति किसको बोलते हैं,
मुद्रा अस्फीति में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य क्या होता है, वो बढ़ जाता है और कीमत क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, मुद्रा अस्फीति होता है। मतलब हम जहाँ पर एक किसी वस्तु को हम लेने गए तो उसकी कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, मुद्रा अस्फीति होता है। ठीक है, समझ आया दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति। मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त सचिव, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो कौन जारी करता है भारत में करेंसी नोट? जो है आरबीआई, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ठीक है, और 1 रुपये का सिक्का और नोट कौन जारी करता है? ये जारी करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है अप्रैल से मार्च, ऑप्शन बी है जुलाई से जून, ऑप्शन सी है जनवरी से दिसंबर, ऑप्शन डी है अगस्त से जुलाई। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है फ्रेंड्स? जुलाई से जून। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय वित्त वर्ष का क्या होता है, भारतीय वित्त वर्ष की। ठीक है, तो वित्त वर्ष का जो लेखा वर्ष क्या होता है, क्या है ये, वित्त वर्ष की बात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वित्त वर्ष कौन सा होता है? ये होता है अप्रैल और मार्च। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज करते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष पूछेगा तो ये हो जाएगा जुलाई से जून, और भारतीय वित्त वर्ष का लेखा वर्ष पूछेगा तो ये हो जाएगा अप्रैल से मार्च तक। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत कंफ्यूज करते, आप ज़रूर नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1935। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स और ऑप्शन बी, 1921 को इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। कौन कौन से बैंक मिलकर बने थे? ये 3 बैंक मिलकर बने थे। कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, ये बना था 1803 में, नहीं 1806 में बना था। फिर है बैंक ऑफ मद्रास, सॉरी बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे बना था 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास ये बना था 1843 में। ठीक है, ये तीनों को मिला करके 1921 में क्या करें, इंपीरियल बैंक, ठीक है, की स्थापना की गई। बाद में चल के क्या बना, भारतीय स्टेट बैंक बना। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक पता होगा आपको, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 को किया गया। ठीक है, एसबीआई का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। भारतीय, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है देवास, ऑप्शन बी नीमच, ऑप्शन सी है होशंगाबाद, ऑप्शन डी है होशंगाबाद गुना। ठीक है, तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? वो है देवास में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ठीक है, इसे नाबार्ड भी कहते हैं। ऑप्शन ए है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना,
ऑप्शन सी है छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स छठी पंचवर्षीय योजना 1982 में क्या गई थी, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय में क्या किया था, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने कब दिया, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है 1950 और ऑप्शन ई है 1949। ठीक है, तो कब हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ये हुआ था 1949 में। ठीक है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। और इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, स्थापना 1935 को हुई, 1 अप्रैल 1935 को, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बैंक दर वह दर है, क्या है बैंक दर। ऑप्शन ए है जिस पर एक बैंक पब्लिक बैंक को उधार देता है, ऑप्शन बी है आरबीआई पब्लिक बैंक को उधार देता है, ऑप्शन सी है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ऑप्शन डी है भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो बैंक दर क्या है, इसका आंसर सी होगा। आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को क्या देती है, उधार देती है, तो वह बैंक दर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये आएगा आपको, ये हो गया बैंक दर। बैंक दर में क्या होता है, बैंक रेट भी बोलते से। इसमें क्या होता है, जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या देती है, उधार देती है। अब दूसरा पूछेगा आपको रेपो दर। रेपो दर क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, लेकिन वो क्या देती है, कम समय के लिए देती है उधार। ठीक है, बैंक रेट में क्या होता है, अधिक समय के लिए देती है, और रेपो दर में क्या होता है, कम समय के लिए देती है। और रिवर्स रेपो दर में क्या होता है, रिवर्स रेपो दर में क्या होता है, जो वाणिज्यिक बैंकों का है रेपो दर का उल्टा होता है। ठीक है, रिवर्स रेपो दर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सोना मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है पन्ना, ऑप्शन बी है कटनी, ऑप्शन सी है कोलार, ऑप्शन डी है खेतड़ी। सोना कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, कोलार में, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, पन्ना में क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। कटनी में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलार में क्या सोना पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की मदद से की गई थी। ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना ये रूस के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको पूछेगा दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल पर है, ये किसके सहयोग से बनाया गया था, ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। अगर आपको राहुल केला पूछेगा ये किसके सहयोग से बनाया गया था, तो ये बनाया गया था जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था राहुल केला स्टील प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है फैजाबाद, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है इंदौर। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, यह है कानपुर, इसका राइट आंसर होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 17। तो भारतीय रेलवे कितने जोन पर विभाजित है फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा, 17 जोन पर विभाजित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर, ऑप्शन बी है महालनोबिस, ऑप्शन सी है सेमलिक मॉडल, ऑप्शन डी है आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो किस पर आधारित थी, ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगर आपको चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित पूछेगा तो वो किस पर आधारित थी, वो गॉडगिल परियोजना पर आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, गॉडगिल मॉडल पर आधारित कौन सी थी, चौथी। प्रथम वाली पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और महालनोबिस जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, उस पर आधारित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें सही जोड़ी मिलान करना है आपको। प्रथम पंचवर्षीय योजना के सामने दिया है 1951 से 56, फिर दिया है तृतीय पंचवर्षीय योजना, उसके सामने दिया है 1966 से 71, और फिर दिया है छठी पंचवर्षीय योजना, उसके सामने दिया है 1980 से 85, 10वीं पंचवर्षीय योजना, उसके सामने दिया है 2002 से 2007। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत छांटना है आपको, तो ये वाला तृतीय जो पंचवर्षीय योजना ये है गलत। इसमें क्या होगा, 1961 से 66 तक चली। ठीक है, 66 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये पहली, ठीक है, 1951 से 56 तक चली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये चली 1956 से 61 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना चली 1961 से 66 तक के। फिर क्या हुआ, 3 साल का ब्रेक लग गया। ठीक है, क्यों लगा, क्योंकि उस समय युद्ध हुए थे भारत पाकिस्तान, और सूखा भी पड़ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नरसिम्हम रिपोर्ट का संदर्भ किस से संबंधित है? ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है विक्रय कर, ऑप्शन सी है बैंकिंग संस्थान, ऑप्शन डी है बीमा संस्थान। नरसिम्हम समिति का यह है बैंकिंग संस्थान से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलैया समिति, चलाया नहीं है, चलैया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलैया समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार, ऑप्शन बी है बैंकिंग प्रणाली में सुधार, ऑप्शन सी है आयात निर्यात प्रणाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा चलैया जो समिति है ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बीमा उद्योगों से, ऑप्शन बी है कर उद्योग से, ऑप्शन सी है बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन डी है बैंकिंग क्षेत्र से। तो इसका आंसर होगा, आंसर सी होगा, बीमा क्षेत्र से संबंधित है मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी पीकू, ऑप्शन डी है केन्स। ठीक है फ्रेंड्स, वेल्थ ऑफ नेशन की जो है इसके लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।